अरे किरण, मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ। पूरे घर में इधर उधर डोल रही हो। क्या बात है? आज कोई आने वाला है क्या? हाँ, आज मेरी छोटी बहन आने वाली है। वो कह रही थी कि अब वो ये शहर छोड़कर जा रही है, इसलिए सोचा आज मिल लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है। साली साहिबा आ रही हैं, तभी तुम इतनी खुश हो। चलो, दोनों अच्छे से मजे करना। किरण अपने पति तपन और बेटे राघव के साथ रहती थी। किरण की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था आशा। परिवार के नाम पर ये दोनों ही एक दूसरे की सब कुछ थीं। आशा, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं और आगे भी पता ही नहीं तू मुझसे मिलेगी भी कि या नहीं। अच्छा हुआ आज हम दोनों बहनें मिल लिए। हाँ दीदी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे माफ करना दीदी, आते हुए मैं आपके लिए तो कुछ ला ही नहीं पाई। चल पगली, छोटी बहन बड़ी बहन के लिए भी भला कुछ लाएगी। बड़ी बहनें देती हैं। और बता, तेरा ये मुंह इतना सूजा सूजा सा क्यों है? तू बहुत परेशान सी लग रही है। अपनी बड़ी बहन को सामने देखकर आस्था की आंखों से मानो आंसुओं की बारिश होने लगी। हर बार की तरह तुम मेरा दुख पकड़ ही लेती हो दीदी। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? आस्था, जब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, उसी वक्त से मैं तुम्हारी देखभाल करती आ रही हूँ। मैं ही तो तुम्हारी माँ बन चुकी हूँ। चल बता, क्या हुआ है? दीदी, इनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये अब गांव जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में अब कुछ पैसे बचे ही नहीं है। कौन सा व्यापार करेंगे? ये तो सारा दिन टेंशन में रहते हैं। अब मैं क्या करूँगी दीदी? पगली, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है? रुक, मैं तुझे अभी कुछ पैसे ला कर देती हूँ। नहीं दीदी, तुम ऐसा कुछ मत करो। मैं तुमसे और जीजा जी से कोई पैसे नहीं ले सकती। मैं तुझे तेरे जीजा जी के नहीं, मेरे बचत किए हुए पैसे दूंगी। तेरा मुझ पे कोई हक है भी कि नहीं? हम दोनों ही एक दूसरे के सब कुछ है। जो मेरा है वो तेरा है। चल छोटी, अब रोना बंद कर। देख, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। तेरी मनपसंद नान कटाई। तुझे बचपन से ही बहुत पसंद है ना, तो मैंने सोचा आज मैं तेरे लिए खुद ही अपने हाथों से बना ही दूं। दीदी, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। तुम तो मेरे लिए माँ से भी बड़ी हो। मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू दीदी। उसी वक्त राघव भी स्कूल से वापस आ जाता है। अरे मम्मी, ये नान कटाई आपने मेरे लिए बनाई है? नहीं बेटा, ये तुम्हारी मौसी के लिए है। तुम किचन से ले लेना। दीदी, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। देखना, राघव आगे जाकर तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ऐसे ही दोनों बहनें बातों में मस्त हो गईं। ऐसे ही कई साल बीत गए। राघव अब बहुत बड़ा हो चुका था। वो अपनी आगे की पढ़ाई दूसरे शहर में करना चाहता था। यूं तो तपन और किरण अपने बच्चे को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन बेटे के मुंह में वो उसकी बात मान लेते हैं। कुछ ही दिनों में राघव उस शहर को छोड़कर चला जाता है। राघव के घर में न होने से किरण और तपन बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें तसल्ली थी कि उनका राघव बहुत खुश रहेगा। ऐसे ही 6-7 साल और बीत गए। आखिर में वो घड़ी आ ही गई जब राघव के बूढ़े माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। किरण, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मेरा लाडला वापस घर आ रहा है। तुम देखना, वो और ज्यादा खुश हो जाएगा जब मैं उसको बताऊंगा कि मैंने उसकी शादी के लिए तैयारी कर ली है। उसके लिए तो मैंने एक बहुत अच्छी लड़की पसंद करी है। उसको वो बहुत पसंद आएगी। तपन जी, अभी आप शादी की जल्दबाजी क्यों करते हो? मेरे बच्चे को आने तो दो, आराम तो करने दो। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अरे नहीं नहीं, उसकी शादी की उम्र तो अब हो ही गई है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अपने आप देख लूंगा। अरे जरा देखो, घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है, तुम देख लो। तपन अपने बेटे राघव को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसके साथ एक लड़की को देखकर वो सोच में पड़ गया कि आखिर में वो कौन है। पापा, ये अंजलि है, मेरी धर्मपत्नी। 1 महीने पहले ही हमने शादी कर ली थी। सब कुछ जल्दबाजी में हो गया, इसलिए कुछ बता ही नहीं सका। अब से ये ही आपकी बहू है। तपन और किरण राघव की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए उन्होंने राघव से कुछ भी नहीं कहा और अंजलि को अपना लिया। कई महीनों से राघव ही फैक्ट्री का काम संभाल रहा था। तपन को भी फैक्ट्री गए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए उसने एक चक्कर लगाने के लिए मन बनाया। वहां जाकर तपन को पता लगा कि उनकी फैक्ट्री को तो बहुत लॉसेस हो रहे हैं और काम वालों को भी अभी तक उनके पैसे दिए नहीं गए हैं।
असली बात जानने के लिए तपन अपने बेटे राघव के कमरे में गया, लेकिन उसको तो कुछ और ही चीज पता लग गई। उसने राघव को किसी से बात करते हुए सुना और कमरा छोड़कर चला गया। राघव की बात सुनकर तपन को मानो पसीने की बरसात होने लग गई। उसकी तो तबीयत ही धीरे धीरे खराब होने लग गई। तभी अचानक से तपन की छाती में दर्द हुआ और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। असल में तपन को राघव की सच्चाई पता चल गई थी। असल में राघव को जुए की लत लग गई थी। वो सारे पैसे जुए में हारता रहता था और इस बात की भनक उसने किसी को भी लगने नहीं दी और इसी की वजह से उन्हें धंधे में नुकसान हो रहा था। जब तपन को हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बेचारी किरण तो बिल्कुल अकेले ही पड़ गई। उसको तो समझ ही नहीं आया कि आखिर तपन के साथ हुआ क्या था। एक हफ्ते बाद किरण राघव के पास कुछ बात करने के लिए आई। राघव, आजकल मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होने लगा है। बेटा, कुछ पैसे दे दे ताकि मैं तेल खरीद कर अपने जोड़ों में लगा लूं। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए थक जाती हूँ। अच्छा, क्या मतलब है आपका? या आपके घुटनों में दर्द मेरी वजह से हुआ है? मैं क्या घर के काम नहीं करती जो मेरे पति से मेरी शिकायत करने के लिए आ गई? नहीं बहू, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ कहा ही नहीं। नहीं मम्मी, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। आपका तो यही मतलब है कि हम दोनों आपकी देखभाल नहीं कर सकते, और क्या ही पता आप उन पैसों का क्या करती। जब बहू की कदर ही नहीं कर सकती तो उनके साथ रहना ही क्यों है आपको? चलो, निकलो निकलो यहाँ से। अपने बच्चों के हाथों घर से निकलवाने पर किरण का तो दिल ही टूट जाता है। वो सड़कों पर इधर उधर भटकने लगती है, जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता कि अब वो भला कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे कमाएगी। रोते रोते किरण को बहुत कमजोरी आ गई थी और इसी कमजोरी के चलते वो अचानक से बेहोश हो गई। किरण को तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया और जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने पास अपनी बहन को पाया। आशा, तू तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मैं तो तुमसे मिलने आ रही थी। रास्ते में तो मुझे बेहोश मिली, इसलिए मैं तुम्हें झटपट यहाँ हॉस्पिटल में ले आई। दीदी, राघव कहाँ है? आपकी ये हालत कैसे हुई? इन दिनों किरण के साथ जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ आशा को बताया। बस दीदी, आप मेरे साथ चलिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अकेले ये सब झेलने के लिए। मैं आपके साथ हूँ ना, आप मेरे साथ चलो। नहीं छोटी, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मुझे अकेले ही रहना है। मैं अपनी छोटी गुड़िया पर बोझ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। मैं अपने लिए कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढ लूँगी। तुम्हें मेरे होते हुए क्यों काम करना है दीदी? तुम अभी परेशान हो। चलो, तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों मिलकर हमारी मनपसंद नान खटाई बनाएंगे। मुझसे बात करते करते तूने मुझे मेरी समस्या का हल दे ही दिया छोटी। तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उस दिन के बाद से किरण ने अपनी खुद की नान खटाई की रेडी लगानी चालू कर दी। पहले कुछ दिन तो किरण को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उसने सब कुछ संभाल लिया। एक हफ्ते में ही किरण की नान खटाई बहुत मशहूर हो गई थी। बहुत सारे लोग उससे खरीद खरीद कर लेकर जाते थे। बहन जी, जल्दी से मुझे 1 किलो नान खटाई दे दीजिए। मेरे लिए भी 2 किलो पैक कर दीजिए। मेरे बेटे को आपकी नान खटाई बहुत पसंद है। हाँ जी, सबको मिलेगी। मैंने बहुत सारी नान खटाई बनाई है, एक एक करके देती हूँ। अपनी कड़ी मेहनत से किरण गांव में एक छोटे से घर में रहने लग गई थी, जहाँ वो अकेले रहकर भी खुश थी। कुछ दिनों बाद राघव अंजलि के साथ सड़कों पर भटक रहा था। उसकी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई थी। तभी उनकी नजर किरण पर पड़ी और वो अपनी माँ से मिलने के लिए वहाँ चला गया। माँ, आप यहाँ हो? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मम्मी, मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरे हाथ से सब चला गया है। मैं अब आपको भी नहीं खोना चाहता। मुझे मेरे कर्मों के लिए माफ कर दीजिए माँ। आप मेरे साथ वापस घर चलिए। नहीं राघव, मैं अब अकेले ही खुश हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। और माँ तो मैं तुम्हारी हमेशा ही रहूंगी, इसलिए अपने बच्चे को दुखी भी नहीं देख सकती। तुम और अंजलि यहाँ पे एक चाय का ठेला लगा लो। यहाँ के लोगों को मेरी नान खटाई के साथ चाय बहुत पसंद है। तुम्हारा धंधा जरूर चल जाएगा। किरण के कहने पर राघव अपना एक खुद का चाय का ठेला लगा लेता है, जहाँ वो अपनी पत्नी और अपनी माँ दोनों की मदद करता है।